Assalamualaikum friends. This is going to be our last lecture. So इसमें कुछ चीज़ें हैं आपको समझनी है और ये जो कुछ ये जो मटेरियल है नोट्स काइंड ऑफ, तो ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. इसको आप प्रैक्टिस करिए. उसके बाद आप गूगल में सर्च करेंगे MCQs ऑन बजट 2021 आपके एग्जाम के लिए, तो वहाँ से MCQs को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि MCQ से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो आप अदरवाइज आपको समझ में नहीं आती, जो आप अदरवाइज आपने समझी नहीं होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में नहीं आता तब तक जब तक आप इस टॉपिक पे MCQs ना करें किसी भी टॉपिक पे. सो हम आते हैं बजट 2021 पे. इसको थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेते हैं. इसमें देखिए कॉन्सेप्ट्स तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपके काम आ जाएंगी. और मोस्टली मैं बताऊं कि यूपीएससी में तो क्वेश्चन आता है, JKPSC में मुझे नहीं लगता कि बजट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट लेक्चर. लेकिन हाँ, एग्जाम से पहले आप मान लीजिए तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एक करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा वीडियो बना के दूंगा, या मैं आपको मटेरियल दूंगा, या अगर तब तक हालात ठीक हुए होंगे तो इंशाल्लाह हम अच्छी सी क्लास रखेंगे, सो दैट आपको करंट अफेयर्स में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, आपको करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कोई भी ड्रॉप ना हो. और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगेन मेन से पहले हम मिलेंगे, उस टाइम पे कुछ लेक्चर्स को अरेंज करेंगे, करंट अफेयर्स को करेंगे, कुछ और चीज़ें जो मुझे तब तक लगे, जो मेरा मटेरियल होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ्रॉम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगा. सो हम करते हैं बात बजट 2021 की. सो कि बजट में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्योंकि बजट तो आपको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, यू नो दैट. और बजट का जहाँ तक पॉलिटिकल जहाँ इंडियन पॉलिटी का एंगल है, आई होप वो भी आपको समझ आ गया हो कौन से आर्टिकल में है. जस्ट अ सेकंड. कौन से आर्टिकल में बजट के बारे में बोला गया है, कहाँ पे है, क्या प्रोविजंस हैं, कौन प्रेजेंट करता है एंड ऑल. आई होप वो आपको, आई एज्यूम कि वो आपको पता है. सो अभी का जो हमारा बजट था 2021 ने, इसने एक विजन ले किया आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत मीन्स कि जो इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो सेल्फ सफिशिएंट हो. सो जो बजट का जो विजन था, इसने हमें बताया बजट का विजन असल में है कि हमें पहुंचना है आत्मनिर्भर भारत, कि हम सेल्फ रिलायंट हो, हम अपने आप में ही सक्षम हो, हमें किसी और की जरूरत ना पड़े. ओके. अभी आज के डेट में अगर हम देखें कि कोरोना की वजह से हमारे काफ़ी सारे जो हैं हालात, हमारे कोरोना की वजह से हालात हमारे ख़राब हुए हैं बहुत हद तक. सो वी कैन नॉट से कि हम शायद वो टारगेट अपना मिस कर गए. असल में प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने एक विजन देखा हुआ है. विजन ऐसा है कि हमने ये जो सेल्फ रिलायंस है इसको हमने अचीव करना है. सो हम थोड़ा आगे चलते हैं. बजट प्रपोजल्स आर सेट टू फर्दर स्ट्रेंथन. संकल्प जो लिया था हमने कुछ साल पहले, हमने एक संकल्प लिया था, एक ओथ लिया था, हमें कुछ गोल्स को अचीव करना है. जैसे फर्स्ट वन की नेशन फर्स्ट, कि कुछ भी हो पहले देश. उसके बाद डबलिंग फार्मर्स इनकम, कि जो किसान है उसकी इनकम को हमने डबल करना है. स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड हो, रेलवे हो, फाइनेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बैंक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको हमने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाना है. उसके बाद हेल्दी इंडिया और अच्छी सी गवर्नेंस. ये जो हमने पहले जो हमने संकल्प लिया था कुछ साल पहले, तो उसको फर्दर जो स्ट्रेंथन करना है. कुछ चेंजेस हैं. फॉर एग्जांपल टू डबल द फार्मर्स इनकम हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत चाहिए होगी. सो वो चीज़ों का प्रोविजन, वो चीज़ों का समाधान, या वो चीज़ों के लिए रेवेन्यूज, वो चीज़ों के लिए गोल्स सारा देखा जाएगा, सो दैट जो हमारा ये गोल है, जो संकल्प हमने लिया था, वो अचीव हो जाए. ओके. सो कुछ अदर प्रायोरिटीज जो हैं वो हैं, पहले तो हमारा यूथ है, उसके बाद हमारा एजुकेशन फॉर ऑल. सारे लोगों का जो एजुकेशन है उस पर ध्यान रखना है. इसमें सिर्फ एजुकेशन इस सेक्शन का नहीं आएगा कि हमारे बच्चे हैं, बट हमने देखना है डिफरेंट लेवल्स पे. हमने देखना है कि वुमेन एजुकेशन वो इम्पोर्टेंट है. हमने देखना है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका एजुकेशन, दैट अगेन हमने सारा जो एजुकेशन है उसको देखना है. उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट अमंग अदर. सो वुमेन एम्पावरमेंट भी आता है,
और इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज मैंने अभी जस्ट आपको बोल दिया। अगर हम ब्रॉडली कहें तो मैं कहूँगा कि बजट प्रपोजल्स फॉर 2021-22 रेस्ट ऑन 6 पिलर्स हैं इसके। पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल फिनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड फिनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा पिलर है। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, उसके बाद री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, उसके बाद इनोवेशन एंड आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इन सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। पहला होता है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग। सो बजट आउटले आपको ये याद रखना है कि हम हमेशा से ये कंप्लेंट आती थी कि इंडिया जो है वो बहुत कम परसेंटेज अपने जीडीपी का स्पेंड करता है हेल्थ पे, लेकिन इस साल हमने देखा जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 130% इंक्रीज हमने बजट का जो प्रोविजन होता था हेल्थ के लिए, सो हमने बहुत ज़्यादा फंड्स बढ़ाए हैं हेल्थ सेक्टर में। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमने 137% इंक्रीज किया है, मतलब दुगने से भी ज़्यादा अब हमारा जो बजट है, बजट एलोकेशन जो है हेल्थ के लिए है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड न्यू स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना विल बी लॉन्च। सो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना विल बी लॉन्च। अब इसमें क्या होगा देखिए, पहले ही इस स्कीम में है डेवलप कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिशरी हेल्थ केयर। जो भी प्राइमरी सेकेंडरी हमारा टेरिशरी हेल्थ केयर है उसको बढ़ावा देना। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस टू कैटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग डिजीजेस। इमर्जिंग डिजीजेस ओनली बिकॉज ऑफ कोविड आ गया तो हमने इमर्जिंग डिजीज के लिए भी इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने हैं। दिस विल बी इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ स्कीम। इसका मतलब जो ये हमने एलोकेशन किए हुए हैं ये होगा इन एडिशन टू जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो जो चल रहा है, इट विल बी इन एडिशन टू दैट। उसका मतलब ये हुआ कि नेशनल मिशन जो है वो अपना चलता रहेगा, जो उसका अपना फंड एलोकेशन है दैट विल कंटिन्यू। जो ये होगा ये नया होगा। सो बहुत ज़्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फंड्स अगर एलोकेट हुए हैं सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद इन एडिशन टू ओके द मेन इंटरवेंशंस अंडर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना आर सपोर्ट करना है क्लोज टू 17,700 रूरल एंड 11,000 अर्बन हेल्थ सेंटर्स को मिलेगा सपोर्ट। यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन नहीं देखना ज़्यादा, बस आपको ये समझना है कि क्या क्या किया हुआ। आपने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि हेल्थ पे 137% का इंक्रीमेंट हुआ है जो इस पे फोकस होता था। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, इस पे लैब्स आ जाएंगी। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स आ जाएंगी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एट एंट्री पॉइंट्स दैट इज एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड लैंड क्रॉसिंग्स। इन पे जो आप मान लीजिए जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इन जगहों पे उसको अपडेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेटेड होता एयरपोर्ट्स पे 4 या 1 साल पहले शायद हम कोविड की इतनी मार नहीं सह रहे होते। सो कीपिंग दैट इन माइंड तो इसलिए ये भी किया गया है कि सेटिंग अगर इन जगहों पे अच्छी सी सेटिंग की जाए तो काफी ज्यादा फायदा होगा देश को। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन, 9 बायोसेफ्टी लेवल लैब्स। ये आपको याद नहीं रखनी है चीजें, बस कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि वैक्सीन पे काफी ज्यादा फोकस है, वैक्सीन का प्रोविजन रखा गया है। सो इसमें आप ये याद रखेंगे कि अगर आप कहीं पे भी लिखेंगे, हाँ आपने ये सारी चीजें बिल्कुल याद नहीं रखनी है। आपने याद रखना है कि हेल्थ पे 137% जो इसका एलोकेशन था बाई 137% वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, गवर्नमेंट विल मर्ज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड पोषण अभियान। 2 को मर्ज किया जाएगा एंड लॉन्च किया जाएगा मिशन पोषण 2.0। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है मिशन 2.0 किन 2 को मर्ज करके जो है बनाया गया। उसके बाद इसका मकसद जो होगा, जो मिशन पोषण होगा, दिस इज टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम। गवर्नमेंट विल आल्सो अडॉप्ट एन इंटेंसिफाइड स्ट्रेटजी टू इंप्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम अलोंग 100
12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटेंसिफाई करेगी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा पहुंचाएगी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं? ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जिनमें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े पुअर हैं। आप मान लीजिए गरीबी है, लोगों के पास खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को थ्रू आउट इंडिया अराउंड 115 को पहले आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद इसमें कुछ क्या होता है कि छोटे छोटे टारगेट्स रखे जाते हैं कि इस ड्यूरेशन में हम ये डिस्ट्रिक्ट में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गरीब डिस्ट्रिक्ट हो जिनमें जो हैं हेल्थ इंडिकेटर्स काफ़ी पुअर थे। तो ये जो मिशन जो होगा मिशन पोषण 2.0 ये इन डिस्ट्रिक्ट्स का ध्यान रखेगा। उसके बाद यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन, द जल जीवन मिशन अर्बन विल बी लॉन्च्ड फॉर यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4, 3, 7, 8 अर्बन बॉडीज। आपने याद रखना जल जीवन मिशन का क्या है मकसद? इसका मकसद ये है कि यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, हर घर में पानी पहुंचाना। दिस विल कम विद 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप। सो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है और ये AMRUT स्टेज में है। AMRUT आप देखेंगे, आपके लिए होमवर्क है, मुझे प्लीज बताइएगा क्या आपको लगा AMRUT और ये क्यों इम्पोर्टेंट था। It will be implemented over 500 days with an outlay of 287,000 crores. So moreover the urban Swachh Bharat mission will be implemented. So ये आपको याद रखना, यहाँ पे मिशन यहाँ से आप याद रखेंगे सिर्फ जल जीवन मिशन जो अर्बन बॉडीज का है ये लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद आप ये ऊपर याद रखेंगे स्वच्छ भारत मिशन जो था वो तो चल ही रहा था। तो स्वच्छ भारत मिशन अभी उसमें भी कुछ चेंज आ जाएगी। व्हेन एंड इफ दे कम तो आपको उस टाइम पे उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, वॉलंटरी जो है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट, जो पुराने व्हीकल्स होते हैं वो फिर चलते रहते हैं तो उनके लिए एक पॉलिसी। देखिए, फिटनेस टेस्ट्स हैव बीन प्रपोज इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स आफ्टर 20 years इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स एंड 15 years इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। तो याद रखेंगे आप जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, जैसे फिटनेस का क्या होता है कि 15 साल आपकी गाड़ी चली उसके बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। सो यहाँ पे इन दिस केस आपको क्या करना है, 15 साल 20 साल तक इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स और 15 years इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स ये एक पॉलिसी बनाएगा गवर्नमेंट। तो आपको फिटनेस टेस्ट बोला गया है, जो प्रपोज किया गया है कि उसके लिए कुछ सेंटर्स जो है एस्टैब्लिश्ड हैं। तो फिटनेस चेक किया जाएगा और आपका काम चलता जाएगा। क्योंकि ये आगे न्यूज में थे कि कुछ पुराने व्हीकल्स थे और हमारी कंट्री में कोई स्क्रैप पॉलिसी नहीं थी। जैसे आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में कोई स्क्रैप पॉलिसी होती है कि इतने साल बाद आपकी जो गाड़ी है इट इज स्क्रैप। अच्छा, उसके बाद मेगा इन्वेस्टमेंट ट्रेड पार्क्स मित्रा, ये हमने डिस्कस किया भी था। विल बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू PLI स्कीम। PLI स्कीम होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो आप इसको छोड़िए, आप ये याद रखिए कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो मैंने आपको बोला था कि इसका गोल क्या है, आप 2025 डबल करना जो टेक्सटाइल का जो है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जो भी ये कंट्रीब्यूशन करता है, जो भी इसके जो लिमिट्स हैं, इसके साइज को डबल करना। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है रोजगार के मौके प्रोवाइड होंगे। और दूसरा ये कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन अनाउंसड इन 2009 is the first of its kind whole of the government exercise ever undertaking. So जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है ये बहुत ही बड़ा स्टेप था जिसको अनाउंस किया था 2019 में, और ये काफ़ी बड़ा स्टेप था। सो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का क्या मकसद था, इट वाज लॉन्च्ड विद, इसमें पाइपलाइन आप ये नहीं समझना कि ये कुछ वो होगा पाइपलाइन होगा, इसमें असल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे। इट वाज लॉन्च्ड विद 6835 प्रोजेक्ट्स थे और द प्रोजेक्ट पाइपलाइन हैज नाउ एक्सपेंडेड टू 74,000 प्रोजेक्ट्स। तो आप समझ लीजिए कि इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंडर आते थे, और इनको क्या है कि इन प्रोजेक्ट्स को फिर इनका ध्यान रखा जाता था। इसमें एक प्रॉपर पैटर्न था कि प्रोजेक्ट कैसे चले कैसे ना चले। ठीक है, सो यहाँ तक जो आपको समझ आया, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा जो चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ों को इसमें आपने याद नहीं रखना है। बस आपने कुछ चीज़ों को याद रखना, जैसे कोई भी इसमें कोई भी चीज़ आती है, जैसे कि कोई स्कीम आती है, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, हेल्थ पे डबल अपना जो एक्सपेंडिचर है वो कर दिया, जैसे इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। जैसे पोषण ये जो अभियान था
मिशन पोषण यहाँ पे 2.02। सो इसको आप याद रखेंगे। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम यहाँ पे थे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे थे। सो बहुत सारे जो इसके अंडर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें सोशल सेक्टर के कुछ प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स सारे। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो था, ये क्या था, एक फॉरवर्ड लुकिंग, इसका मकसद ये था इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे तो वहां से बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इट वाज एम्फसाइज्ड दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स अ लॉन्ग टर्म डेट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, एज यू नो, जितना किसी कंट्री का ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम उस कंट्री को ज्यादा डेवलप करेंगे। ज्यादा रोड्स होंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा उनके पास जो है हॉस्पिटल्स होंगे, उनके पास बिल्डिंग्स होंगी, तो हम उसको ज्यादा तरक्की याफ्ता जो है कंट्री कहा जाता है। A professionally managed development financial institution is necessary to act and as a provider and enabler and कैटलिस्ट फॉर दिस। अकॉर्डिंगली ए बिल टू सेटअप। देखिए, बिल आ जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मकसद क्या होगा कि ये उन इंस्टीट्यूशंस को, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करेगा। अभी ये बिल आया नहीं, जब ये आएगा तो हमें उस टाइम पे इसको बड़ी डिटेल में देखना होगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वही एक इंस्टीट्यूशन होगा जो इंश्योर करेगा कि जो भी कंट्री में प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे बैंक्स के पास उतना पैसा होता ही नहीं कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को क्या उनको बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े, कि उनको ये फाइनेंस कर पाए। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे जो होगा, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा, वो ये काम आसानी से कर लेगा। The ambition is to have lending portfolio of at least 5 lakh crores for roads and highways infrastructure। आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। सो ये आप देखिए, अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा सो वो क्या करेगा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स एंड ऑल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पावर का भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा जो बजट है वो कहता है कि हम जी इतना करेंगे पोर्ट्स, शिप्स, वाटरवेज, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों का। और फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू कंसोलिडेट इनटू अ रैशनलाइज्ड सिंगल सिक्योरिटीज मार्केट कोड। सो यहाँ पे भी जैसे सेबी एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो इनको यूनिफाई किया जाएगा किसी तरीके से, इनको एक ही पेडेस्टल पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे इन सब लॉज को थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाएगा, वो बात की गई है। गवर्नमेंट वुड सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक हब एज गिफ्ट आईएससी। गिफ्ट आईएससी का गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। सो ये जो गिफ्ट IFSC होगा, इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद होगा अगेन फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, इन चीज़ों को देखना। सो ये सेटअप किया जाएगा होपफुली गुजरात में। इंक्रीजिंग FDI in this regard was proposed amend Insurance Act 1938. This is primarily to increase permissible limit from 49 to 74 and allow देखिए कुछ सेक्टर्स थे, जैसे हमारा इंश्योरेंस सेक्टर था, उसमें भी हम ज़्यादा FDI को अलाउ नहीं करते थे, तो हमने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स करनी है, हमने काफ़ी ज़्यादा लॉज में चेंज लानी है, क्योंकि हमें FDI अलाउ करना है। जितना हम FDI अलाउ करेंगे तो उससे क्या होगा, बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और ये जो है ये सेक्टर्स जो है तरक्कियाँ करेंगी। सो डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजिक सेल, डिसइन्वेस्टमेंट मैंने समझा आपको, सो वो कंटिन्यू है इसमें। इन स्पाइट ऑफ COVID-19 गवर्नमेंट हैज केप्ट वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सो डिसइन्वेस्टमेंट आई होप आपको याद होगा, जिसको याद नहीं है वो याद करेगा। जस्ट ए सेकेंड, कुछ हुआ, ये मूव नहीं कर रहा है। जस्ट ए सेकेंड, नीचे आ नहीं रहा है। ओके हाँ, अब सो इन स्पाइट ऑफ COVID-19 जो है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट ही उसे कह लीजिए, वो कंटिन्यू है। सो इसमें काफ़ी सारा, जैसे ये आपको याद रखना, दीज इंक्लूड BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, इन नामों को थोड़ा सा आप एक बार याद रखेंगे। अदर देन IDBI गवर्नमेंट प्रपोज टू टेक अप द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड 1 GIC, जो न्यूज़ में भी था कि अभी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। अंडर दिस फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड टू कवर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल इंडिया, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, लेकिन इसमें हम एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को
रूरल इंडिया में जो रहते हैं माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको ज़्यादा उन पे फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर में एमएसपी रिजीम हैज अंडरगॉन ए सी चेंज टू एश्योर दैट प्राइस इज एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो जो एमएसपी है वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो यहाँ पे एमएसपी में भी काफ़ी सारे चेंज आए हैं। प्रोक्योरमेंट हैज ऑल्सो कंटिन्यू टू इंक्रीज एट ए स्टडी पेस, दिस हैज इंक्रीज पेमेंट टू द फार्मर्स सब्सटेंशियली। ओके, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर हैड रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं विता स्कीम। अंडर दिस स्कीम, देखिए इस स्कीम में क्या होता है, स्वयं विता जो स्कीम है इसमें ये होता है, कहा जाता है कि जो हमारे पास पहले फार्मर होता था, पहले जो ज़मीन थी उसका मालिक होता था ब्रिटेन, उसके बाद उसका मालिक हमारी गवर्नमेंट, लेकिन जो ये लोग हैं स्वयं विता के अंडर, ऐसा है ये स्कीम के अंडर, अगर आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जहाँ से मैंने इसको पढ़ा था तो वहाँ पे काफ़ी इसकी डिटेल्स दी हुई है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा सिंपल और शॉर्ट में, शुद्ध भाषा में मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, देसी भाषा में, कि आप माने कोई किसान है, उसके पास जमीन तो है लेकिन वो जमीन का मालिक असल में है नहीं, क्योंकि उसके पास कागज नहीं है। अब क्या होता है, ये स्वयं वित्त स्कीम जो है ये उसको वही कागज डॉक्यूमेंट उस जमीन का प्रोवाइड करता है। इसमें क्या किया जाता है, थ्रू ड्रोन्स जो जमीन होती है, जमीन को मापा जाता है किसी गांव में, उसकी मैपिंग की जाती है। वो आम ड्रोन्स नहीं है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड इनिशिएटिव है। उसमें एक खास तरह का ड्रोन होता है जो पूरी जमीन की मैपिंग कर देता है, मेजरमेंट कर देता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होती है और वो जो किसान होता है उसको अपनी जमीन के कागजात मिल जाते हैं। सो उसी सेक्टर में जो काम करती है स्वयं वित्त स्कीम, इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया गया था, स्वयं वित्त स्कीम। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे इस स्कीम को छोड़ के। हाँ, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स के लिए क्या किया, वन नेशन वन राशन कार्ड, कि वो कहीं पे भी जाए उनको राशन मिलता रहे, नहीं तो पहले उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, और उसके बाद रीइनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल में आता है मोर देन 1500 स्कूल। तो ह्यूमन कैपिटल आपको पता है, ह्यूमन कैपिटल किसी कंट्री का होता है कि उनके पास जो भी उनके लोग हैं दैट इज देयर ह्यूमन कैपिटल। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं कि किसी कंपनी के पास कितना मैन पावर है, तो हमारे पास जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है। नए सैनिक स्कूल्स खुल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए वेलफेयर, ये एकलव्य मॉडल पे वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल्स बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी लेह लद्दाख में। सो उसी को मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन कैपिटल में उसको रीइनविगोरेशन किया जाएगा। सो आगे चलते हैं। सो आगे ओके, स्किलिंग एंड इनिशिएटिव्स अंडरवे इन पार्टनरशिप विद यूएई इन दिस रिगार्ड। तो स्किल डेवलपमेंट में इसमें द एम इज टू बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशंस असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन अकम्पनीड बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्टिफाइड वर्कफोर्स। देखिए स्किल डेवलपमेंट में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ये काम ऐसे करें, आप ये काम ऐसे करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। उनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग दी जाती है स्किल्स में। उसके बाद वो क्या होता है, उनका वो जॉब के लायक बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को होटल मैनेजमेंट का सिखा दिया 2 महीने का कोर्स, उसके बाद वो जॉब लेने लायक बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा है कि यूएई, जिसे हम दुबई भी कहते हैं, सो यूएई का इनिशिएट है, यूएई के साथ इंडिया ने पार्टनरशिप किया है स्किलिंग में। द एम इज टू बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट मींस कि हाँ आपका एग्जाम करना, फिर डिप्लॉयमेंट। ओके, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके साथ है, बिटवीन इंडिया एंड जापान, क्योंकि जापान में काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है वोकेशनल स्किल्स उनका, बाकी इन चीज़ों में। सो हमने उनके साथ भी थोड़ा सा हमने पार्टनरशिप किया है, इसलिए कि हमारी कंट्री में जो वर्कफोर्स है उनका स्किल बढ़े। इनोवेशन एंड R&D means research and development. In the budget speech of 2008, announcement was made on National Research Foundation. It was at that National Research Foundation outlay would be 5,000 crores over 5 years. NRF will ensure that overall research ecosystem of the country is strengthened with a focus on identifying national priority thrust areas. Government will now undertake new initiatives. लेंगे क्या, the National Language Translation Mission, तो नेशनल लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करना। दिस विल एनेबल वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन इंटरनेट बीइंग मेड अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो भी कोई पॉलिसी होगा उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल किया जाएगा। उसके फाइनल में इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसमें याद रखेंगे
ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ स्किलिंग में, जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें पार्टनरशिप की है, तो उसमें जापान भी है और उसमें यूएई भी है। उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि आप गवर्नमेंट का जो लॉज होते हैं उन पे तो आप चलते हो, लेकिन कंट्रोल आपको कम किया जाएगा और फायदा आपको ज्यादा पहुंचा जाएगा। तो इसका मकसद वही है। द बजट प्रपोजेस टू सेट अप, क्या सेटअप करना है, ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि हमें हमारी कंट्री में जस्टिस को डिलीवर करने में टाइम काफी लगता है, क्योंकि हमारे कोर्ट्स का नंबर कम है, हमारे जो जजेस का नंबर कम है। तो इस रिगार्डिंग वो किया जाएगा कि ट्रिब्यूनल्स को फास्ट ट्रैक डिलीवरी पे केसेस को सॉल्व किया जाएगा। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल बिल इन पार्लियामेंट, तो सबके लिए जैसे नेशनल हेल्थ, जो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बिल इन पार्लियामेंट, इट केम विद अ व्यू टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट रेगुलेशन ऑफ 56 एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो हेल्थ केयर एलाइड प्रोफेशन क्या होता है, जैसा पूछो एग्रीकल्चर और एलाइड। देखो एक तो होता है एग्रीकल्चर मेन, उसके बाद एलाइड सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही हेल्थ और एलाइड सेक्टर, जैसे डॉक्टर होता है तो उसका जो एलाइड सेक्टर होता है वो लैब से टेस्ट कराना है, बाकी मेडिसिन एंड ऑल, ये सारा हम कहेंगे कि दिस इज एलाइड सेक्टर, हेल्थ और एलाइड सेक्टर। तो एलाइड सेक्टर के लिए एक डिफरेंट बिल बनाया गया है। सो यहाँ पे कुछ और हाईलाइट्स हैं, ये आप याद रखेंगे थोड़ा, तो ज्यादा इसमें अगर आप याद रखेंगे भी, मैंने भी काफी इस पे देखा, कुछ वीडियोस भी देखे, लेकिन वो वहां पे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी अवेलेबल। सो इसको आप एक बार ही चेक कीजिएगा, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिया गया है सारी डिटेल जो ली गई है। ओके, इसके बाद हम आ जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे पे। सो इकोनॉमिक सर्वे, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रेजेंटेड इकोनॉमिक सर्वे, जो कुछ काफी सारी डिटेल्स होती हैं। और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। ओके, थीम ऑफ दिस सर्वे इज सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स को भी बचाना और जानों को भी बचाना। सो इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आपको याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। इट इज मोस्ट अथॉरिटेटिव एंड अपडेटेड सोर्स ऑफ डेटा ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी पे सबसे अगर आपको ऑथेंटिक डेटा चाहिए तो वो यही डेटा होता है। It's a report that the government presents on the state of economy in the past 1 year, the key challenges it anticipates and their possible situations. So what is it? It is a data जो पास एक साल में हुआ है उसका डेटा होता है, और क्या चैलेंज है गवर्नमेंट के साथ, वो चैलेंज के साथ कैसे डील करेगा। सो ये इसका जो होता है थीम होता है। Economic survey document is prepared by Economics Division of Department of Economic Affairs under guidance of Chief Economic Advisor। ये भी आपको याद रखना पड़ता है कि कौन इसको प्रिपेयर करता है। इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट जो होता है prepared by Economics Division of Department of Economic Affairs। Okay, it is presented a day before the union budget। ठीक है, डे बिफोर द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, उससे पहले एक दिन। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1950-51 अप टू 1964। इट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद द बजट फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड्स। इट हैज बीन डीलिंक्ड फ्रॉम द बजट। सो ये आपको याद रहा होगा। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड कोविड। तो हमने क्या किया, हमने कोविड के साथ कैसे डील किया, क्या हमारा रिस्पॉन्स है। So response stemmed from humane principle that human lives cannot be bought back। जो जाने गई because of COVID तो वो हम वापस नहीं ला सकते। Gross domestic product will रिकवर फ्रॉम टेम्पररी शॉक जो हुआ कोविड पैंडेमिक से, उससे वो बाहर निकल के आ जाएगा। सो 4 पिलर स्ट्रेटजी, इंडिया अडॉप्टेड यूनिक 4 पिलर स्ट्रेटजी ऑफ कंटेनमेंट, दैट इज फिजिकल, फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देखिए हमें पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी हमारी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन में आ चुकी थी, तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। सो इंडिया ने क्या किया, 4 पिलर हमने स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की ऑफ कंटेनमेंट। पहले हम कंटेन करें बीमारी को, उसके बाद फिजिकल हम टैक्सेस में हमने क्या किया, फाइनेंशियल लेवल्स पे क्या किया, और लॉन्ग टर्म के लिए हमने क्या चेंजेस लाई हमने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में। ओके, फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी एंश्योर्ड अबंडेंट लिक्विडिटी एंड इमीडिएट रिलीफ टू डेटर्स वियर टेम्पररी मोरेटोरियम वाइल फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो हमने, आपको भी पता है कि
अगर किसी का लोन था तो उसको उस पर मोरिटोरियम लगा गया, 1-2 महीने आपको 2-3 महीने फिर आपको उस पर देना ही नहीं पड़ा, इंटरेस्ट आपको देना ही नहीं पड़ा, ना आपसे किसी ने ईएमआई मांगा 1-2 महीने। सो वो किया गया, कुशनिंग द वल्नरेबल इन द लॉकडाउन बाय एंड बूस्टिंग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट व्हाइल अनलॉकिंग माइंडफुल ऑफ फिजिकल रिपरकशंस and entailing debt sustainability. So ये not important for you. COVID pandemic affected both demand and supply. Naturally demand and supply भी इसकी वजह से जो है वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम सेंटर्ड अराउंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू एक्सेलरेट द डिमांड पुश एंड फर्दर द रिकवरी। सो वही जो उसमें प्रोजेक्ट्स हमने बोले थे, कुछ 7,000 प्रोजेक्ट्स थे, उनको ज़्यादा पुश किया गया। ओके, इकोनॉमिक रिकवरी की बात यहाँ पे, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर लॉकडाउन। तो वी शेप में क्या होता है, देखिए जीडीपी आपका बढ़ रहा था विद टाइम, लेकिन फिर वो अचानक से फॉल हो जाता है, लेकिन अचानक से वो फिर वापस भी आ जाता है ग्रेजुअली करके। सो ये जो यहाँ पे फॉल हुआ है, ये हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है ना। वी शेप रिकवरी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन एंड रिकवरी दैट रिजेंबल्स वी शेप इन चार्टिंग। स्पेसिफिकली वी शेप रिकवरी रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ ए चार्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिस्ट्स क्रिएट व्हेन एग्जामिनिंग रिसेशन एंड रिकवरीज। सो ये नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हम आते हैं, ओके 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 जीडीपी, इंडियाज रियल जीडीपी टू रिकॉर्ड ए ग्रोथ ऑफ 11%। एक टारगेट है, नजरिया है कि 2020-21 में हमारा 11% होगा, और जो नॉमिनल हमारा जीडीपी वो 15.4% से बढ़ेगा। दीज प्रोजेक्शंस आर इन लाइन विद मॉनेटरी फंड एस्टिमेट्स। जो आईएमएफ ने कुछ एस्टिमेट्स किए हैं तो उस हिसाब से है। इंडिया जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7% इन द फाइनेंशियल year 2021, composed of a sharp 15.7 decline in the first half and a modest, अगर हम 20 का हम करें 2020 में, तो उसमें एस्टिमेट किया गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया 7.71 में। उस टाइम की बात की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर हैज रिमेन्ड द सिल्वर लाइनिंग व्हाइल कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग वेयर हार्डेस्ट। तो एग्रीकल्चर तो चलना ही था क्योंकि लोगों ने खाना ही है। ओके, एक्सटर्नल सेक्टर प्रोवाइडेड इफेक्टिव कुशन टू ग्रोथ। सो एक्सटर्नल सेक्टर जो इंडिया का है, उसने एक जो हम बाहर के साथ ट्रेड करते हैं तो उसने एक्सपोर्ट किया काइंड ऑफ, और करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 3.1% ऑफ जीडीपी हमने देखा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2001-2021 में। ओके, नेट फॉर इन्वेस्टमेंट एफडी इनफ्लो ऑफ यूएसडी 27.5, ये आपको ध्यान रखना है क्या था, नॉट लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ओके, उसके बाद हम ओके सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर ओवरऑल, अभी के लिए देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना। सर्विसेज सेक्टर अकाउंट्स फॉर 54% ऑफ इंडिया जीडीपी, नियरली 4/5 ऑफ टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया। तो देखो जो सर्विस सेक्टर हमारा है वो हमें 54% ऑफ जीडीपी देता है, और नियरली 4/5 अगर आप देखेंगे 4/5 into 100, सो वो कितना होगा, वो तकरीबन 80% होगा। सो 80% जो आपका एफडीआई आता है उसे भी अट्रैक्ट कौन करता है, उसे अट्रैक्ट करता है सर्विसेज सेक्टर। सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 48% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। इसकी वजह से 48% होते हैं टोटल एक्सपोर्ट्स, आउट परफॉर्मिंग गुड्स एक्सपोर्ट्स इन रिसेंट ईयर्स। सो स्टार्टअप, द इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम हैज बीन प्रोग्रेसिंग वेल amidst this COVID-19 pandemic, being home to 38 unicorns, adding a total number। तो आपने ये ओके, हम आते हैं तो स्टार्टअप का ठीक चल रहा है। स्पेस सेक्टर, इंडिया स्पेस सेक्टर हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। अभी हम आते हैं यहाँ पे, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, अभी ग्रोथ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स क्लॉक्ड ग्रोथ। एग्रीकल्चर में हमने ग्रोथ देखी, देखिए कोविड था फिर भी हमने ग्रोथ देखी। एज पर प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम रिलीज बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन May 2020, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन जीडीपी ऑफ कंट्री is 17.8% फॉर द ईयर 2019। पुरानी डिटेल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इन ईयर 1920 द मेजर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस वर। आप देखेंगे हमने एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट किया, हमने यूएसए भी किया, सऊदी अरेबिया भी किया, ईरान भी किया, नेपाल भी किया, बांग्लादेश भी किया। टॉप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या क्या थे उसमें, मैरीन प्रोडक्ट्स थे, बासमती राइस था, बफलो मीट था, स्पाइसेस, नॉन बासमती राइस, ये आप चीज़ों को याद रखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक इन टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, जो हमारे पशु होते हैं, कैटल होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जो है हैज इंक्रीज फ्रॉम 24.32% टू 28.63%। सो उसका जो है
वो इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमने पढ़ा हुआ है। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years एंडिंग 2018-19 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेक्टर हैज बीन ग्रोइंग एट एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 9.99%। तो आप देखिए बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है एनुअल, अगर आप देखिए 9.99%, इतना ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है। सो हम बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आपका क्या है, आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। तो अगर आपको मेंस में लिखना है तो आप ये लिखेंगे ये पॉइंट कि हमने जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफी तरक्की कर रहा है और हमें उस पर काफी ज्यादा और ध्यान देना है, बिकॉज इस सेक्टर में पोटेंशियल है काफी ज्यादा जो हमारा जीडीपी है उसको बढ़ाने का। उसके बाद फार्मूलाज की बात करते हैं हम। फार्मूलाज मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें क्या इशू था मैंने बिल्कुल शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आपको समझाया है वो। सो फार्मूलाज में इट स्ट्रांगली डिफेंडेड न्यू फार्मूलाज सेइंग दैट दे हेराल्ड ए न्यू। तो जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो फार्मूलाज थे उनको काफी ज्यादा डिफेंड किया है। तो मैंने आपको बोला था क्लास में, अगर आप वो क्लास आपको मिल जाती है तो उसमें मैंने ये बोला था कि उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें क्या चीजें थी जो किसान कह रहे थे कि हमें ये चीजें पसंद नहीं, हमें इन चीजों से डर लग रहा है और हमें इन चीजों पे ये कल को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ उन्हें अनफेयर लग रहा था उसमें, क्योंकि उन्हें लग रहा था हम आ जाएंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनके रहमो करम पे। ओके, रेगुलेटरी फॉरबेरेंस फॉर बैंक्स आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नॉट रिलैक्सिंग नॉर्म्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एसेट्स। देखिए कोविड पैंडेमिक से क्या हुआ कि हालात खराब हो गए, जिसने लोन दिया था उसका भी बिजनेस बैठा तो वो दे नहीं पाया। सो इसमें क्या हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एसेट्स, जो एसेट्स थे उनको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया गया। मैंने आपको बताया रिस्ट्रक्चर क्या होता है, क्लास में बताया है। वायर रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया। ओके ओके उस पे हम आते हैं। लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिकवरी ऑफ लोन्स नीड्स टू बी स्ट्रेंथन डी फैक्टो। ओके, जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने सरफेस एक्ट का किया गया था तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, तब जाके क्या होगा, तब जाके ऐसा होगा कि हमारा जो है जो लोन रिकवरी एंड ऑल वो थोड़ा इजी हो जाएगा बैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए। ओके, इंडिया एंड इनोवेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया टॉप 50 में पहुंचा है, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है 2007 में जो बना, लेकिन अभी के लिए 2019-20 में इंडिया टॉप 50 में आया था, 48 रैंक है इंडिया की। सो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन आता है इंडिया इनोवेशन, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया टॉप पे है। उसके बाद हम आते हैं जनाब इंडिया एंड सॉवरेन डेट रेटिंग क्राइसिस। इंडिया सॉवरेन डेट रेटिंग क्राइसिस डू नॉट रिफ्लेक्ट इकोनॉमीज fundamentals and global agencies should become more transparent and less subject to in their ratings. So सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जैसे कुछ कंपनियां हैं वो आपको कंट्री का हाल बताते हैं कि कंट्री का क्या हाल है। अगर कंट्री ने कोई लोन वोन लिया है तो कंट्री का क्या हाल है, उन्हें कितने अच्छे से दिया है, क्या वापस दिया है, टाइम पे दिया है। कुछ ऐसा जो कंट्री का जो अंदर का जो हाल होता है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। सो उन्होंने यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दुनिया भर में है वो इंडिया का असल वाला हाल नहीं दिखा रहे हैं, जैसे उसमें कुछ रैंकिंग्स होती हैं। सो उसमें प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जैसे मैं फिर से इसमें कुछ हो गया, जैसे मैं पता नहीं क्यों हैंग होता जा रहा है। Just a second. ओके हाँ ओके सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की हम बात करें तो ये बोला जाता है कि वो इंडिया की असल पिक्चर नहीं दिखाते हैं। जैसे मूडीज है एक
वो हमेशा इंडिया का डाउनग्रेड ही करता रहता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। उसे क्या होता है, फिर एफडीआई ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि एफडीआई ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जिसने भी इन्वेस्ट करना होता है वो पहले ही देखता है कि इस कंट्री की जो क्रेडिट रेटिंग्स है वो क्या है। और ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो है वो अगर अननेसेसरली हमारी क्रेडिट रेटिंग्स को कम करती है, जैसे मूडीज, इन्वेस्टर्स सर्विस है या बाकी कुछ है, तो अगर इन्होंने कम किया है तो ऑब्वियसली इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा जो कंट्री होता है उसका इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नाम खराब हो जाता है। सो टॉप अगर हम देखेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसमें आते हैं एक तो मूडीज इन्वेस्टर्स आता है, उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर आता है, एंड FITCH फिच रेटिंग्स आती हैं। तो ये आप अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थोड़ा सा आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद डिफेंस पे हमने काफी ज्यादा किया है। उसके बाद हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो इसमें जन आरोग्य योजना में क्या है, इसमें एक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंट्रीब्यूटेड इम्प्रूवमेंट इन मेनी हेल्थ आउटकम्स। इसका हाल ठीक ठाक है, काफी ठीक चल रहा है। उसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन जो लॉन्च हुआ है, प्लेड ए क्रिटिकल रोल, उसने भी काफी हेल्प किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया है। उसके बाद हम आते हैं लिटरेसी में। इंडिया हैज अटेंडेड लिटरेसी लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 96% एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे। आप ये नहीं बोलना कि 96 आ गया, हम बहुत ज्यादा आगे हो गए, नहीं, ये एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे है। As per national sample survey, the literacy rate of person of age 7 and above at all India level stood at 77.7, but the difference in literacy rate attained among socio-religious groups as well as gender still persists. तो आपने देखना है पॉजिटिव है, लेकिन पूरा भी पॉजिटिव नहीं है। फीमेल लिटरेसी रिमेन्ड बिलो द एवरेज अमंग सोशल ग्रुप्स ऑफ STs, SCs, OBCs इंक्लूड रिलीजियस ग्रुप्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। फीमेल लिटरेसी जो है वो लो है नेशनल एवरेज से अमंग सोशल ग्रुप्स में, ओके, जिसमें ये आते हैं SC, ST एंड कुछ, ओके। रूरल एनरोलमेंट, द परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन फ्रॉम government and private schools owning a smartphone increased enormously from 36.5 in 2018 to 61.8, तो ये इंक्रीज हुआ है। PM E-Vidya is a comprehensive initiative to unify all efforts related to digital online education to enable multi-mode and equitable access to education for students and teachers. Around 92 courses have started and 1.5 crore students are enrolled under Swayam massive open online courses, which are online courses related to National Institute of Open Schooling. So PM E-Vidya भी है। E-Vidya means knowledge। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, ऐसे प्रोसेसेस क्रिएट किए गए हैं सो दैट जो बच्चे हैं या कोई भी है उसको काफी ज्यादा सोर्सेस एक्सेस मिले, डिजिटल एक्सेस हो, वो ऑनलाइन हो, ऑन एयर हो, थ्रू रेडियो एंड ऑल, तो उसको ये इंश्योर करता है PM E-Vidya। उसके बाद प्रज्ञता, इसमें क्या आता है, गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन की कैसे डिजिटल एजुकेशन दो, हैव बीन डेवलप्ड विद अ फोकस ऑन ऑनलाइन ब्लेंडेड डिजिटल एजुकेशन फॉर स्कूल्स और प्रेजेंटली एट होम ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्कूल। सो प्रज्ञता उस टाइम पे देखा गया, इसमें काफी सारे ऑनलाइन ब्लेंडेड डिजिटल मोड है सो दैट बच्चों को नॉलेज पहुंच जाए। उसके बाद मनोदर्पण, इसमें क्या था, मनोदर्पण इनिशिएटिव फॉर साइकोलॉजिकल स्पोर्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन आत्मनिर्भर भारत स्कीम। सो साइकोलॉजिकल स्पोर्ट है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें भी क्या है, वोकेशनल कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट कोर्स, जैसे मैंने आपको बोला होटल मैनेजमेंट हो या कंप्यूटर का कोर्स कराते हैं, फिर इन बच्चों को जो है जॉब्स वापस दी जाती हैं। यहाँ पे merely 2.4% of India's workforce in the age of 15 to 59 years have received the formal vocational or technical training, while other 8.9 obtained training through informal sources. So ये भी एक अब देखिए सिर्फ मतलब हाल खराब है, सिर्फ 2.4% ने ही जो है फॉर्मल वोकेशन या ट्रेनिंग कहीं से लिया हुआ, बाकी सारे ऐसे ही है, उन्होंने कहीं से सीखा और काम चला हो गया सारा सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। तो इस फर्स्ट टाइम की हमने बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स की बात की थी, हमने वहां पे बात हमने की थी करंट अफेयर्स को, जो हमने एक लेक्चर बनाया था। तो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स बेस्ड ऑन लार्ज एनुअल हाउस होल्ड सर्वे डेटा कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग suitable indicators and methodology at district and for all targeted districts to assess the progress on access to bare necessities, कि हाँ कि किसी स्टेट में क्या बेयर नेसेसिटीज जिंदा रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी क्या वो अवेलेबल हैं। सो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स मैंने आपको उस टाइम डिटेल में बताया है। सो 26 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें,
उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन बेयर नेसेसिटीज। तो बेयर नेसेसिटीज हैव इम्प्रूव्ड अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन द कंट्री इन 2018 एज कम्पेयर टू 2012। तो ये इम्प्रूव हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडिया हैज टेकन सेवरल प्रोएक्टिव स्टेप्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें जैसे वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रेजेंटेड टू यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहाँ हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजीज, सोशल ये जो एसडीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, ये मिसलेनियस टॉपिक्स में है। सो 8 कोर मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान, ये जो है ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एनवायरनमेंट के टॉपिक्स हैं, जैसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस एंड ऑल। आई गेस आपने ये पढ़े हों। ओके उसके बाद आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 वाज रिकॉर्डेड एज 131 आउट ऑफ 189। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा काफ़ी हाल अभी खराब है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है देखेंगे जरा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू मेजर कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन इट सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। ठीक है जी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हुई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने आपको बोला नहीं था, हमने बस डेवलपमेंट और हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की थी। सो यार असल में ये जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसका जिस्ट में भी आपको सेंड करूंगा, तो आप इसको पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें समझाने वाली नहीं होती हैं फॉर जेकेपीएससी, लेकिन हाँ यूपीएससी के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को खोजना पड़ता है। सो मैंने अभी कीपिंग इन व्यू जेकेपीएससी एग्जाम मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और आप क्या करेंगे, आप उसको एक बार ही पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, मैं कहता हूँ ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। देखिए पहले हम ये मानते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है किसी कंट्री में तो मतलब वो शायद ऐश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा होता था कि कोई कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा तरक्की करती थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती थी, लेकिन फिर उनके सोशल इंडिकेटर्स देखते थे कि हेल्थ बिल्कुल ज़ीरो, उसके बाद हम देखते थे उनका एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो, क्या लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था वहाँ से, लेकिन ग्रोथ होती थी बहुत ज़्यादा। सो HDI जो है ये एक कंपोजिट स्टैटिस्टिकल इंडेक्स है। जैसे हम बनाते हैं इंडेक्स, जैसे कोई भी इंडेक्स होता है कि स्टैटिस्टिकली हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इन चीज़ों को देखते हैं, फिर हम एवरेज देखते हैं और सारे जो कंट्रियाँ हैं दुनिया में उनको हम रैंक पे रखते हैं। किस कंट्री में ये इंडेक्स जो बेस होता है हेल्थ पे, एजुकेशन है और इनकम पे, किस कंट्री में ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर है उसको ज़्यादा अच्छी रेटिंग देते हैं, जिस कंट्री में ये ज़्यादा पीछे हो तो उसको ज़्यादा पीछे देते हैं। देखिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू कीप ट्रैक ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज इट कम्स ऑल मेजर सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये आपको सारी चीज़ें बताता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए असल में चाहिए होती है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक क्रिएटेड HDI इन 1990, ये आपको याद रखना है कि महबूबुल हक ने क्रिएट किया था 1990 में, विच वॉज फर्दर यूज टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर। UNDP, सो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो रिलीज करता है जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट। सो रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन HDI रिपोर्ट रिलीज इन देयर एनुअल रिपोर्ट। सो रैंक किया जाता है, मैंने आपको फिर से वही बोला, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स कंबाइंस 4 मेजर इंडिकेटर्स, 4 मेजर इंडिकेटर्स का ध्यान रखा जाता है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की क्या आपकी कंट्री पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। देखिए अगर माहौल साफ सुथरा हो, पोल्यूशन ना हो, लोगों को खाने के लिए हो, इम्यूनाइजेशन हो, तो वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, बेहतर होगी। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल, कि बच्चा स्कूल में तो गया लेकिन ये कितने साल स्कूल में रहेगा, ऐसा तो नहीं होगी ये 5वीं जमात पढ़ के ही फिर से स्कूल से निकल जाएगा क्योंकि इसके घर में गरीबी है या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। सो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल्स को भी रखा जाता है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन एंड GNI पर कैपिटा इनकम फॉर स्टैंडर्ड लिविंग। देखिए आप अगर सिंपल में मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। देखिए अगर हम हेल्थ में देखते हैं, हेल्थ में हम देखेंगे कि
एजुकेशन क्या, हेल्थ में हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि बच्चा पैदा हुआ तो स्टैटिस्टिकली हमें पता चलता है ये कितने साल बचेगा। जैसे हम बोलते हैं इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, यूरोप में ज़्यादा होती है, जापान में उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन लोगों का क्लाइमेट साफ है, उन लोगों के पास इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि उन लोगों के पास जो है वैक्सीनेशन है, ट्रीटमेंट्स अच्छे हैं। सो ये मैं कहूँ यहाँ पे मैं सिंपल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा समझ लीजिए कि हेल्थ एक्सपेक्टेंस जो हेल्थ में आता है, हेल्थ का इंडिकेटर जो HDI में हम लेते हैं वो बेस होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। उसके बाद एजुकेशन में एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आपने एक अंदाजा लगाया, टारगेट लगाया कि ये बच्चा कितने साल स्कूल में रहेगा। उसके बाद मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक एवरेज निकालते हो आप, फिर आपको ये पता चलता है कि एक बच्चा वो स्कूल में कितनी देर रहा, एवरेज। आई होप आपको पता हो मीन एंड एवरेज। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड में हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम हम देखते हैं पर कैपिटा पर हेड के हिसाब से। इन जो ये डेटा होता है इसको हम यूज करते हैं। फिर जो UNDP है ये क्या करता है, UNDP फिर बनाता है हमारा जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें ये चीज़ें होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ों का स्टैटिस्टिकली मीन, एवरेज, मोड ये चीज़ें ली जाती है और फिर रैंक किया जाता है। सो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है जिन्हें यूज़ किया जाता है। उसके बाद फॉर फर्स्ट टाइम PHDI, सो PHDI को ज़रा देखते हैं। सो देखिए इसमें क्या होता है, planetary pressure adjusted human development index for first time UN development यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसने इंट्रोड्यूस किया न्यू मैट्रिक, मतलब एक नया स्टैटिस्टिकल टूल टू रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट कॉज्ड बाय ईच कंट्रीज पर कैपिटा कार्बन एमिशन एंड इट्स मटेरियल फुटप्रिंट। सो आप किसी कंट्री में कितना आप GDP अपना प्रोड्यूस तो करते हो, लेकिन उसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट होता है वो कितना खराब होता है। सो उसको भी इस टाइम पे जो है जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने यूज किया। सो इसको हम क्या करेंगे, आप देखिए अगर मैंने 1000 करोड़ प्रोड्यूस किए GDP, लेकिन उसमें फिर डिडक्शन होगा। अगर मैंने ज्यादा एनवायरमेंट को ज्यादा पोल्यूट किया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन होगा। इस डिडक्शन को हम बोलते हैं दिस इज प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI या PHDI जिसे हम कहते हैं। इट इज मेजर्ड द अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मेटल्स एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज इट कंज्यूम्स, द रिपोर्ट्स जो मैं आपको बोल रहा था। सो ये मैंने आपको चीजें बोल दी। कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो बताइएगा, बट मैं अभी फिर से रिपीट करूं, आप MCQs को प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्लास से, ये जो क्लासेस हो रही है हमारी, इनसे मैं खुद भी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट अभी के लिए आई एम क्लोजिंग इकोनॉमी हमारा खत्म हो चुका है। बट इंशाल्लाह आपके एग्जाम से पहले इट्स अ प्रॉमिस, मैं आपको 1-2 लेक्चर्स करंट अफेयर्स पे या जो भी मटेरियल होगा वो डिस्कस हम करेंगे, सो दैट आपके MCQs या जो है क्वेश्चंस वो मिस ना हो। और अगेन इंशाल्लाह हम मिलेंगे जो आपका मेंस होगा उस टाइम पे भी हम मिलेंगे। कुछ और टॉपिक्स जो जैसे जो भी लगा उस टाइम पे ऐड होगा, या कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी जैसे राइटिंग वाइटिंग का, वो मैं आपको प्री के पहले ही स्टार्ट करूंगा। राइटिंग में आपका चेक किया करूंगा कभी कभी। सो एनीवेज थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों को पढ़ा के। आई एम रियली ग्रेटफुल, यू गाइज आर वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। कुछ कमी रह गई हो तो अपॉलॉजीज। हाँ, ये जो हमारी क्लासेस हुई कुछ 5-6 क्लासेस 7 क्लासेस ऑनलाइन मोड में, सो आई एम माई सेल्फ नॉट सेटिस्फाइड, बट अभी आपको भी आदत डालनी पड़ेगी, मुझे भी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो अभी आपको पता ही है हाल कोविड की वजह से कैसा है। सो हमें आदत डालनी है, हमें देखना है। वो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको 100% समझना है, चलो 80%, 60%, 50% कुछ ना कुछ जो भी आ जाएगा, सो ये हमें चलाना पड़ेगा। फॉर एनी कंफ्यूजन आप प्लीज कॉल कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।